नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण अभी तक पढ़ रहे थे और वहाँ भी आप लोगों को नौ सूत्रों तक की फाइल आप लोगों को दी जा चुकी है। आप लोग उसका अभ्यास करते रहिए। बीच में कुछ बच्चों ने आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम मेघदूतम भी पढ़ाइए, क्योंकि वो बड़ा है, उसको भी ख़त्म कर दीजिए ताकि हम लोगों को तैयार होता रहे। तो अब बीच बीच में हम इसकी भी फाइल आपको देंगे और इसके साथ अब जैसे संज्ञा प्रकरण खत्म हो जाएगा, अब इसके नेक्स्ट फाइल आपको संज्ञा प्रकरण से नेक्स्ट फाइल आपको उच्चारण स्थान की मिलेगी, प्रत्याहार की मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है, पार्ट हैं। ये बाबूराम सक्सेना की दृष्टि से भी देंगे, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी से दे देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी मदद मिलेगी तैयारी में। तो अभी हम लोग मेघदूतम पढ़ लेते हैं। इसकी भी दो तीन फाइल आप लोगों को दे देते हैं, तैयारी करते रहिए बीच बीच में। ये भी देखते रहेंगे तो एक सार नहीं होगा, नीरसता नहीं होगी। तो यहाँ पे पूर्व मेघ का 17 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 18वां श्लोक है। इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसका भावार्थ और व्याकरण देखेंगे। छन्नोपान्तः परिणत फला द्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तनैव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः मध्ये श्यामः स्तनैव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। इस श्लोक में यक्ष जो है मध्य मेघ से कहता है कि जब आप, हे मेघ, आप अलकापुरी को जाना है आपको, तो यहाँ पे मार्ग का वर्णन कर रहा है कि आपको किस मार्ग से जाना है। उसके पश्चात इस श्लोक में कह रहा है कि जब आपकी उपस्थिति अर्थात मेघ की उपस्थिति जब आम्रकूट पर्वत पर होगी, तब उस आम्रकूट पर्वत की शोभा कैसे होगी, वह कैसे दिखेगा, उसकी कैसी दर्शन योग्य शोभा हो जाएगी, वह देखने योग्य होगी। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से इस बात को दिखा रहे हैं। यक्ष वर्णन कर रहा है कि देखिए जब आपकी उपस्थिति वहाँ पे हो जाएगी तो आम्रकूट पर्वत कितना सुंदर हो जाएगा। पहले इसका अन्वय कर लेते हैं, फिर भावार्थ कर देखेंगे। तो परिणत फल द्योति भी, पहले इस पद को रखेंगे पहले पाद से। परिणत फल द्योति भी, इसका अर्थ है पके हुए फलों से पीले परिणत फल द्योति भी, परिणत फल द्योति भी। ये इकारांत तृतीया बहुवचन में शब्द आ रहा है। यहाँ पे समस्त होके इकारांत तृतीया बहुवचन में आ रहा है। परिणत फल द्योति भी है। कान नाम रही है, कान नाम रही है। ये भी यहाँ पे अकारांत है और तृतीया बहुवचन में आ रहा है। कान नाम रही का अर्थ है वन के आमों से। यहाँ पे कह रहे हैं पके हुए पीले वन के आमों से। छन्नोपान्तः, छन्नोपान्तः, छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, ढका हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये प्रथमांत आ रहा है यहाँ पे, इसका अर्थ है ढके हुए पार्श्वभागों वाला। पार्श्वभागों वाला इसलिए क्योंकि जैसे ये पर्वत हो गया, ये पर्वत की चोटी हो गई, ये पर्वत की चोटी हो गई, तो जो ये चोटी हो गई टॉप मोस्ट, और ये जो यहाँ ये सो भाग हैं, ये सब पार्श्वभाग हैं, इनको पार्श्वभाग कहा जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि छन्नोपांत, ढके हुए पार्श्वभागों वाला। अचलह, अचलह को अब रखेंगे। अचलह का अर्थ है यहाँ पे आम्रकूट। अचलह, अचलह स्निग्धवेणी सवर्णे। अचलह, अचलह स्निग्धवेणी सवर्णे। अब यहाँ पे इसका अर्थ ये सप्तमी एकवचन में आ रहा है। अचला ये प्रथमांत है अकारांत में। स्निग्धवेणी सवर्णे अर्थात चिकनी चोटी के समान रंग वाले, इसका अर्थ है। अचलः स्निग्धवेणी सवर्णे शिखरम, शिखरम अर्थात शिखर पर, ये द्वितीयांत आ रहा है किंतु यहाँ पे
आधार में आ रहा है, द्वितीयांत है किंतु आधार है। तो शिखरम त्वयि आरूढ़े त्वयि आरूढ़े मध्ये श्यामः मध्ये श्यामः, उसके पश्चात कह रहे हैं मध्ये श्यामः शेष विस्तार पांडुः। मध्ये श्यामा अर्थात बीच में, तो ये सप्तमी एक वचन में बन रहा है, ये प्रथमांत है, सप्तमी ये अकारांत है किंतु सप्तमी एक वचन में बन रहा है, ये अकारांत है, ये प्रथमा एक वचन में बन रहा है। अचलः स्निग्धवेणी सवर्णे शिखरम त्वयि आरूढ़े मध्ये श्यामः शेष विस्तार पांडुः। शेष विस्तार पांडुः भुवः स्तन इव नूनम। नूनम का अर्थ ये अव्यय है किंतु यहाँ पे इसका अर्थ है निश्चय ही। नूनम अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम। मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, तो अमर का अर्थ होता है देवता, देवता अमर होते हैं। तो अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, यहाँ पे देव दंपतियों द्वारा, दंपति पति पत्नी की जोड़े को यहाँ मिथुन का अर्थ है पति पत्नी का जोड़ा। तो देव दंपतियों के द्वारा प्रेक्षणीयाम, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अर्थात देव दंपतियों के द्वारा दर्शनीय देखे जाने योग्य अवस्थाम। यहाँ पे अवस्थाम है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, यहाँ पे द्वितीय एक वचन में बन रहा है, ये भी द्वितीय एक वचन में बन रहा है। प्रेक्षणीयाम अवस्थाम यास्यति। यास्यति अर्थात प्राप्त हो जाएगा। परिणत फल द्योति भी ये तृतीया बहुवचन में आ रहा है, ये भी ये अकारांत है, तृतीया बहुवचन में आ रहा है। अकारांत कान नाम्रह, यहाँ पे छन्नो पांत है, ये प्रथमांत आ रहा है, अकारांत है। अचलः ये भी अकारांत है, प्रथमा एक वचन में आ रहा है। सवर्णे शिखरम ये भी सप्तमी एक वचन में आ रहा है, प्रथमांत है। ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है, प्रथमांत नहीं है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है, अकारांत है। शिखरम त्वयि, तो यहाँ पे ये द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में आ रहा है। शिखर, तो यहाँ पे ये अकारांत है, द्वितीय एक वचन में आ रहा है। त्वयि ये सर्वनाम है, युष्म सर्वनाम है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है। ये आरूढ़ सप्तमी एक वचन में आ रहा है, अकारांत पुल्लिंग है। मध्य श्यामः, श्यामा ये भी अकारांत है, प्रथमा यहाँ पे प्रथमा एक वचन में आ रहा है। मध्य यह भी इसके साथ आ रहा है, तो यह भी समान लिंग समान, ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है अर्थात बीच में। शेष विस्तार पांडु ये उकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा एक वचन में आ रहा है। भुवः ये षष्ठी एक वचन में आ रहा है यहाँ पे। स्तन इव नूनम, नूनम ये अव्यय है, यू भी अव्यय है। अमर मिथुन ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन बना है, ये भी द्वितीय एक वचन में बना है, आकारांत ही है। यास्यत ये मुख्य क्रिया है यहाँ पे इस श्लोक में जो आई है। तो यहाँ पे पके हुए, इसका अर्थ है पके हुए फलों से चमकते, पके हुए फलों से चमकते वन के आमों से, वन के आमों से, वन के आमों से, पके हुए फलों से चमकते वन के आमों से ढके हुए पार्श्व भागों वाला। यहाँ पे पार्श्व की चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि ये मुख्य, ये टॉप मोस्ट जो चोटी होती है उसके पश्चात जो स्थान होता है पर्वत का उसको पार्श्व भाग कहते हैं। तो ढके हुए पार्श्व भागों वाला अचल अर्थात आम्रकूट पर्वत पर
आम्रकूट पर्वत पर स्निग्ध वेणी सवर्णी अर्थात चिकनी चोटी के समान रंग वाले चिकनी चोटी के समान रंग वाले शिखरम शिखरम अर्थात चोटी पर तुम्हारे चढ़ने पर, किसके चढ़ने पर? मेघ के चढ़ने पर। ये मेघ के लिए यक्ष कह रहा है। मध्य श्यामः बीच में सांवला, बीच में सांवला, बीच में सांवला, शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तृत भाग, शेष विस्तृत भाग पीला सा, पीला सा भुआ है यहाँ पे, तो पृथ्वी के स्तन के समान निश्चय ही देव दंपतियों द्वारा या देव दंपतियों से देखने अर्थात दर्शनीय, देखने की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया इसका अर्थ है। तो अब समग्र रूप से देख लेते हैं। तो पके हुए फलों से चमकते हुए यहाँ पे कहेंगे वन के आमों से ढके हुए पार्श्व भागों वाला आम्रकूट पर्वत चिकनी चोटी के समान रंग वाले, यहाँ पे चिकनी चोटी के समान रंग वाले चोटी पर तुम्हारे अर्थात मेघ के चढ़ने पर, मध्य श्यामा बीच में सांवला और शेष विस्तृत भाग पीला सा पृथ्वी के स्तन के समान निश्चय ही देव दंपतियों द्वारा देखने की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका भावार्थ है। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से ये पता चल रहा है कि ऐसा वर्णन तभी कोई कर सकता है जब किसी ने इसको ऊपर से अर्थात देव दंपति निश्चय ही नीचे नहीं रहते, धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में है तो यहाँ पे कहने के लिए स्वर्ग में है इस कथानक के अनुसार, किंतु वस्तुतः इसको संभवतः उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को आम्रकूट पर्वत उधर जितना भी भारत का उधर पर्वतीय क्षेत्र है उसको महाकवि कालिदास ने विमान से, संभवतः विमान यात्रा की थी और उन्होंने विमान से ये नज़ारा देखा था। ये प्राकृतिक छटा, ये प्राकृतिक सुंदरता उन्होंने ऊपर से अर्थात विमान यात्रा के समय देखा था। तभी क्योंकि ऊपर से देखने पर ही जिस तरह से इन्होंने आम्रकूट पर्वत का यहाँ पे वर्णन किया है उसमें पृथ्वी रूपी वधु का आरोप करके उसका ऐसे श्रृंगारिक वर्णन किया है। पृथ्वी रूपी वधु का आरोप किया है उस पर्वत में, और यहाँ पे श्रृंगारिक थोड़ा सा यहाँ पे श्रृंगारिक वर्णन हो गया है। तो उस प्राकृतिक सुषमा को निश्चय उन्होंने विमान यात्रा के द्वारा देखा था, ऊपर से देखा था, तभी ऐसा वर्णन कोई कर पाता है। ऊपर से हम लोग भी किसी ऐसे प्राकृतिक नज़ारे को देखेंगे तो ऐसा ही सुंदर प्रतीत होगा, क्योंकि आम्रकूट पर्वत काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी उस अर्थात कलेवर काफ़ी उसका विशाल था। और आम्रकूट का अर्थ ही होता है आमों की श्रेणी। वहाँ पे आमों की ये आम्रकूट पर्वत हो गया, उसके चारों ओर सघन आमों की श्रेणी विद्यमान थी, अर्थात सघन आमों का जंगल था। आमों का जंगल जब इसके चारों तरफ आमों का जंगल हो जाएगा, कूट का अर्थ होता है श्रेणी या श्रृंखला। कूट यहाँ पे कूट का अर्थ है, आम्रकूट का नाम जो है कूट का अर्थ है श्रेणी या श्रृंखला, या श्रृंखला भी कह सकते हैं कि श्रृंखला या झुरमुट भी कह सकते हैं, या
या फिर वनस्पतियों की एक श्रृंखला जो वहाँ पे उनकी एक समग्र वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, बहुत सघन, जैसे वन होता है, कदली वन जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत सघन होता है, जहाँ पे जाने की भी जगह नहीं होती है, अर्थात इतना सघन है कि ऊपर की जो सूर्य की किरणें आती हैं तो वो नीचे तक ना प्रवेश कर पाए। आम इतने अच्छे थे, इतने सघन घने थे, तो कूट का अर्थ यहाँ पे ऐसे ही होता है सघनता का, ये सघनता का अर्थात ऐसी वनस्पतियों की श्रृंखला जो बहुत सघन हो, उसी का अर्थ, उसी को कूट के अर्थ में यहाँ पे लिया जाता है। तो आम्रकूट पर्वत का अर्थ ही है कि उसका कलेवर काफ़ी विस्तृत था और ऊपर से उसके चारों ओर सघन आमों की श्रृंखला विद्यमान थी। आमों की श्रृंखला विद्यमान थी तो वैसे ही सुंदर लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे चारों हरियाली बहुत ही सुंदर लगेगी। एक तो पर्वत वैसे ही सुंदर लगते हैं, उनके चारों ओर जो आमों की हरियाली है, आम के पेड़ों की, तो वो वैसे भी हरा हरा वैसे भी अच्छा लगेगा। किंतु अब यहाँ पे उस पर भी चार चांद लग गया है कि वो सारे आम जो है, आम की पूरी जो श्रृंखला है वो फलों से लदी हुई है, और फलों से लदी हुई है उस पर भी सारे आम, उसके जो फल लदे हुए हैं, बड़े बड़े आम पके, तो वो सब पक के पीले हो गए हैं। तो एक तो पीले हरी हरी पत्तियाँ, उस पर पके हुए पीले पीले आम और हरी पत्तियों का कॉम्बिनेशन, उसके पश्चात बीच में बड़ा सा पर्वत और चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, उसके पश्चात श्रृंखला उसकी चोटी पर विद्यमान हो गया मेघ। तो अब सोचिए, कल्पना कीजिए कितना सुंदर नज़ारा रहा होगा। चारों तरफ यहाँ पे आमों की सघन श्रृंखला हो गई, उनमें काफ़ी घने से उन जो आम फले हुए हैं, सारे आमों की श्रृंखला जितनी विद्यमान है वे सभी सारे आम फल से लदे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे जुलाई का महीना ही है, जुलाई के महीना में ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आम सब संभवतः पक जाते हैं, पकने की अवस्था में होते हैं और संभवतः पक के अब गिरने की शुरू हो जाते हैं। जुलाई में तो जैसे ही पानी का छींटा पाते हैं, वैसे ही वो लोग पक के अपने आप स्वतः ही गिरने लगते हैं। आप तोड़िए न तोड़िए, जैसे ही हवा का झोंका आएगा तो जो पका रहेगा वो गिर जाएगा। तो अब चारों तरफ आम की श्रृंखला, सघन आमों की श्रृंखला है, उस पर खूब आम के फल जो हैं खूब सघन आए हैं, उसमें लदे हुए हैं, उस पर वो सब पक के पीले हो गए हैं। तो पीले आम, हरे हरे उनकी पत्तियाँ, उनका वनस्पतियों का झुरमुट, उसके पश्चात यहाँ पे मेघ की उपस्थिति। मेघ का रंग कैसा है? सांवला है। तो सांवले की उपस्थिति यहाँ पे ये तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये यहाँ पे चोटी पे मेघ विद्यमान है, तो मेघ सांवले रंग का है। और फिर कह रहे हैं कि पार्श्वभागों वाला, आमों के कारण पार्श्वभागों वाला पीला सा दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पे नायिका का आरोप कर रहे हैं कि पृथ्वी के स्तन के समान यहाँ पे श्रृंगारिक थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी, उस आम्रकूट पर्वत में पृथ्वी रूपी वधु पे नायिका का आरोप करके वर्णन कर रहे हैं कि इतना सुंदर लगेगा, इतना ऐसा दर्शनीय हो जाएगा। हरे आमों की वहाँ पे चारों तरफ श्रृंखला, पीले फलों से लदे हुए उनकी डालियाँ, और फिर उन चारों तरफ उपस्थिति उनकी तो पीले दिखेंगे। चारों तरफ का जो नज़ारा है आम उस पर्वत के वो पीला दिखेगा। उसके पश्चात बीच में तुम्हारी उपस्थिति, शिखर पर, टॉप मोस्ट शिखर पर तुम्हारी उपस्थिति हो जाएगी, तो वो सांवला हो जाएगा। तो आराम से यहाँ पे आरोप किया जा सकता है नायिका का, वैसे कर भी रहे हैं, करके यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पे कितना सुंदर लगेगा कि पके हुए, फिर से देख लेते हैं उस वर्णन के अनुसार, पके हुए फलों से चमकते हुए वन के आमों से ढके हुए पार्श्वभागों वाला, यहाँ पे ढके हुए पार्श्वभागों वाला यह चर्चा कर रहे हैं। ऐसे आम्रकूट पर्वत पर चिकनी चोटी के समान रंग वाले, चिकनी चोटी के समान, तो अर्थात जब वो आम्रकूट पर्वत काफ़ी चिकना भी था, तो चिकनी चोटी के समान रंग वाले चोटी पर तुम्हारे चढ़ने पर जब मेघ की उपस्थिति वहाँ पे हो जाएगी, तो बीच में सांवला, शेष विस्तृत भाग पीला। पीला कैसे? पके हुए फलों से चमकते हुए इन वन के आमों से शेष विस्तृत भाग इसीलिए पीला है। यहाँ पे शेष विस्तृत भाग इसीलिए पीला है क्योंकि पके हुए फलों से चमकते हुए वन के आमों से शेष विस्तृत भाग पीला सा दिख रहा है। यहाँ पे ये चारों भाग पीला सा नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे मेघ है तो वो श्याम हो गया, यहाँ पे चारों तरफ पीला भाग हो गया। और वो ढका हुआ भी है, क्या कह रहे हैं, ढके हुए पार्श्व भाग वाला। तो किससे ढका हुआ है? तो आमों की श्रृंखला से चारों तरफ ढका हुआ है। तो छन्नोपांत है, अर्थात पार्श्व भाग में आमों की श्रृंखला से ढका हुआ है पर्वत, और ऊपर से पके हुए फलों से चमकते हुए वन के आमों से
उसके पीले पीले फल दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पेड़ जब फल उठता है तो पत्ते कम दिखते हैं, फल ज़्यादा दिखते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे फलों की है कि शेष विस्तृत भाग पीला सा पृथ्वी के स्तन के समान निश्चय ही देव दंपतियों द्वारा देखने की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जब इतनी सुंदरता, इतनी प्राकृतिक सुषमा तुम्हें आ जाएगी तो ऊपर से वो नज़ारा कोई देखेगा तो सचमुच बहुत सुंदर लगेगा, कि जैसे कोई नायिका ही आ गई है, पृथ्वी रूपी नायिका ही यहाँ पे आ गई है, पूरा श्रृंगार करके श्रृंगारिक वेश में यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे इस तरह से वर्णन कर रहे हैं तो मतलब निश्चित है ही है कि वो श्रृंगारिक वर्णन वो नायिका है, और कदाचित नायक के समान नायक को लुभाने के लिए या फिर ऐसे कुछ वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि आरोप कर रहे हैं पृथ्वी पे, नायिका का आरोप कर रहे हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के स्तन के समान। तो ये देव दंपतियों द्वारा देखा जा रहा है, तो दंपतियों द्वारा वो आपस में पति पत्नी दोनों जोड़े हैं, तो इसीलिए ये ऐसी कल्पना कर रहे हैं। ये श्रृंगारिक मोड में है, इसीलिए इनको ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो जिस मूड में है ये, यहाँ पे दोनों मिथुन हैं, दंपति हैं, तो ऐसे मूड में है वो। वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम आज बहुत अच्छा है, तो मौसम वहाँ पे ऐसे ही अच्छा है। जब मेघ की स्थिति वहाँ पे उपस्थिति है तो मौसम तो वैसे ही सुहाना हो जाता है, क्योंकि धूप हट जाती है, और धूप न रहने से जब बादल आ जाते हैं तो धूप नहीं रहती है। तो वैसे ही चाहे दोपहर 12 दिन के 12 ही क्यों न बजे हों, किंतु मौसम बहुत अच्छा लगता है। और उस पर जब मेघ की उपस्थिति हो जाती है तो हल्की हल्की हवा भी बहने लगती है, क्योंकि हवा तो बहना यहाँ पे स्वाभाविक है कि आमों की इतनी सघन चोटी वहाँ पे विद्यमान है, तो हवा भी सुंदर चल रही है, मेघ की उपस्थिति भी है, मेघ पानी लिए हुए हैं, तो निश्चय ही वहाँ की हवा जो चलेगी वो शीतल होगी उस मात्रा में, जैसे आम दिनों में चलती है उससे काफ़ी शीतल महसूस होगी। तो इसीलिए देव दंपति अब यहाँ पे ये जोड़ों में है, जोड़ों में भी हैं, तो इनका मूड भी वैसा ही है, और मौसम भी सुंदर है। अब साथ में ये दोनों साथ में है, दंपति साथ में है, तो इसलिए उस मौसम के कारण इनमें वैसा उन्माद आ रहा है। तो ये उस पर आरोप करके पृथ्वी रूपी नायिका का, उस आम्रकोट पर्वत में पृथ्वी रूपी नायिका का आरोप करके ये देख रहे हैं, वैसी कल्पना कर रहे हैं, तो उनको वैसा दिख रहा है। देव दंपतियों द्वारा देखने की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अब इस पे जैसे यहाँ पे वर्णन किए हैं, ऐसे इस पे प्रश्न भी आराम से बने हैं। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं आराम से। हम ही पढ़ाएं, आवश्यक नहीं है कि जब हम पढ़ाएं तभी आप लोग देखिए, तो इसको आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब इसमें आया हुआ व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये समास है, समास लिखा है, छूट गया था लिखने से। तो समास है छन्नोपान्तः छन्नः उपान्ताः यस्य सः। यहाँ बहुब्रीहि समास बन रहा है। परिणत फल द्योतिभिः परिणतानि फलानि कर्मधारय समास है। अब स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्धा वेणी कर्मधारय समास है। तस्या सवर्ण अर्थात उसी का सवर्ण, समान वर्ण। षष्ठी तत्पुरुष है, तस्मिन् समानः वर्णः यस्य सः सवर्ण। बहुब्रीहि समास बन रहा है यहाँ पे। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, अमराणां मिथुनानि षष्ठी तत्पुरुष है, तैः प्रेक्षणीयाः। यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष बन रहा है। उसके पश्चात है शेष विस्तार पांडुः, तो शेषश्च असौ विस्तारः कर्मधारय समास है। तस्मिन् पांडुः, पांडु का अर्थ होता है पीला, तस्मिन् पांडु उसमें पीला, यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है। अब व्याकरण है छन्नोपान्तः, तो यहाँ पे छन्न है, छद धातु है, यहाँ पे अक्ता प्रत्यय लग रहा है। परिणत है तो परि उपसर्ग है, नम धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। त्वयि है, यस्य च भावन भाव सप्तमी से, यहाँ पे सप्तमी, इस सूत्र से यहाँ पे इस सर्वनाम में, युष्म सर्वनाम में सप्तमी आ रही है। अब इसमें आरूढ़ है तो आ उपसर्ग है, रूह धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब प्रेक्षणीयाम है, यहाँ पे स्निग्धा है, प्रेक्षणीयाम यहाँ है, ये उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, अनियर और टाप दो प्रत्यय लग रहे हैं। स्निग्धा है, यहाँ पे स्नेह धातु है, अक्ता और टाप दो प्रत्यय इसमें भी आ रहे हैं। यास्यति है, ये लिट लकार की क्रिया है, यहाँ पे भविष्य काल में आ रही है। तो या धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये लिट में आ रही या धातु है, इसलिए यास्यति ऐसा रूप चल रहा है, ऐसा शब्द रूप इसका चल रहा है। तो ये हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा। ये हो गया मेघदूतम पूर्व में का 18वां श्लोक।
अब व्याकरण बराबर आप लोगों को मिल रहा है साथियों, बराबर वीडियो अपलोड किया जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण के पश्चात बाबूराम सक्सेना के जितने भी प्रकरण हैं हम लोगों के सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में आप लोगों को नियमित रूप से अब दिया जाएगा। कम से कम 5-6 वीडियो तो आराम से देंगे ही व्याकरण संबंधित। इसको भी जल्दी से ख़त्म करना चाहेंगे ताकि आगे प्रत्यय भी अच्छे से पढ़ा दें, समास प्रकरण भी अच्छे से पढ़ा दें, उसके पश्चात कारक पे आ जाएँ। कारक और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न उठते हैं और हम लोगों को ट्रांसलेशन में भी मदद मिलती है। तो कारक और ट्रांसलेशन ऐसा करेंगे एक साथ ही शुरू कर देंगे। तैयारी करिए आप लोग अच्छे से, और मेरे पढ़ाने की शैली इससे कुछ मदद मिल रही है साथियों, तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से, हमारे साथ जुड़ते हैं, इस परिवार के साथ जुड़ते हैं उदयाचलम के, बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इससे और लोगों को फ़ायदा हो, और लोगों को फ़ायदा तभी होगा जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग ये प्रयास, हमारी टीम आप लोगों के साथ सबकी मदद करने के लिए ही है। हम लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि सबकी मदद हो, ऐसे लोगों की जिनके पास इतने संसाधन नहीं है। टैलेंट तो है, संसाधन नहीं है। तो आप लोग इसीलिए तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो, जितने भी वीडियो देखते हैं उसको देखिए अच्छे से। और कंटेंट में हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भरपूर दें ताकि आप लोगों की तैयारी भी 100% हो जाए, कहीं और जाना ना हो, ना आपको नोट्स ही अपने से खुद उलट के किताबें उलट के नोट्स बनाने पड़े। हाँ, वाचन करना पड़ेगा, आप वाचन अवश्य करिए, सिलेबस का पूरा वाचन अवश्य करना पड़ेगा, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बाकी नोट्स आप इससे जितने जो हम मैटर दे रहे हैं उससे बनाइए। अपना पर्सनल नोट्स बनाते तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं बना पाते हैं तो भी जितना नोट्स हम दे रहे हैं ये सफिशेंट है। आपको जिताने के लिए, आपकी पूरी तैयारी के लिए ये सफिशेंट है। इतना बस कंटेंट अच्छे से उसको रिवाइज करिए। रोज़ रोज़ रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए पारायण जिसको कहते हैं, पारायण अवश्य करिए।